नमस्कार। जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बेगम खालिदा जिया के बारे में बात करेंगे, जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी। उनका कल इंतकाल हो गया और उनकी पॉलिटिकल लेगेसी क्या थी बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में जो पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट होता है हर डेमोक्रेसी के अंदर, उसको बांग्लादेश के पॉलिटिकल स्पेस में समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कैसे पावर ट्रांसफ़र होती है जब एक गवर्नमेंट, एक पार्टी चुनाव हार जाती है जो कि रूलिंग पार्टी होती है, और बाद में वो कैसे ट्रांसफ़र करती है अपनी पावर को अपोजिशन पार्टीज़ को। तो आज हम इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को थोड़ा समझ लेते हैं। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में दो मेजर पार्टीज़ हैं। वैसे तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं क्योंकि बांग्लादेश एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन वहाँ दो मेजर पार्टीज़ हैं। पहली पार्टी है अवामी लीग, जिसको लीड करती हैं बेगम शेख हसीना, और दूसरी जो मेजर पार्टी है वहाँ पर वो है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको लीड करती थी बेगम खालिदा जिया। तो ये दो बेगम्स की ही बैटल थी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पिछले 30-40 सालों से। और ये दो बेगम्स थी, यही आपस में पावर के लिए लड़ती थी। इनकी जो पार्टीज थी वो बांग्लादेश के पॉलिटिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। तो बीएनपी जो पार्टी थी, बीएनपी पार्टी की लीडर थी खालिदा जिया, और खालिदा जिया पहली बार 1991 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी चुनाव जब हुए थे बांग्लादेश में, क्योंकि उससे पहले मिलिट्री का रूल था बांग्लादेश में काफ़ी लंबे टाइम तक। तो जब 1991 में इलेक्शन हुए तो खालिदा जिया पावर में आई, और खालिदा जिया 1991 से लेकर 1996 तक पावर में रही। उसके बाद जब 1996 में इलेक्शंस हुए खालिदा जिया के अंडर, तो अपोजिशन पार्टीज़ ने उस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के से मना कर दिया, स्पेशली अवामी लीग और जमात ए इस्लामी ने। उसके बाद जो इलेक्शंस हुए उसमें बीएनपी लैंडस्लाइड से जीत गई, लेकिन क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, तो उस इलेक्शंस की लेजिटिमेसी डाउट में आ गई, और लोगों के अंदर एक ये मैसेज चला गया है कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है, क्योंकि कोई मेजर पार्टी तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है बीएनपी को छोड़कर, जो कि खुद पावर में है। तो बीएनपी को भी लगा कि खालिदा जिया मैडम बेगम को लगा कि अगर हम अब रूल करेंगे तो बांग्लादेशी जो पीपल है वो हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक 13th अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंडर केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब केयर टेकर गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई पार्टी के 5 साल हो जाएंगे पावर में पूरे बांग्लादेश के अंदर, तो उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी गवर्नमेंट को, और वो तब तक रहेगी जब तक अगले इलेक्शंस नहीं हो जाते पावर में। ठीक, वो बात अलग है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाएगी, लेकिन उनका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना। और उस केयर टेकर गवर्नमेंट के नॉर्मली हेड होंगे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट। तो 1996 में दोबारा इलेक्शंस कराए गए अंडर केयर टेकर गवर्नमेंट, और उस इलेक्शंस में अवामी लीग चुनाव जीत गई, लेड बाय शेख हसीना। तो शेख हसीना 1996 में पावर में आई और 2001 तक पावर में रही। 2001 तक स्टोरी ठीक चलती रही। उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट फिर से टेक ओवर कर लिया 5 साल पूरे होने के बाद, और इलेक्शंस कराए गए। इस इलेक्शंस में बीएनपी ने अवामी लीग के खिलाफ जमात इस्लामी के साथ अलायंस कर लिया अवामी लीग को हराने के लिए चुनाव में, और वो सक्सेसफुल भी रहा उनका ये अलायंस, और अवामी लीग चुनाव हार गई और बीएनपी फिर से पावर में आ गई। तो 2001 से लेकर 2006 तक फिर से खालिदा जिया ने बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को रूल किया प्राइम मिनिस्टर बन के। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने अपोजिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया, और अपोजिशन के लीडर्स को या तो जेल में डाल दिया या उनको उनको कि करप्शन के केसेस में इम्प्लीकेट कर दिया, और साथ में प्रेस को भी, जो फ्री प्रेस नाम का कॉन्सेप्ट होता है डेमोक्रेसी में, उसको भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की खालिदा जिया ने। तो उसके अगेंस्ट शेख हसीना की जो अवामी लीग थी उसने नेशन वाइड प्रोटेस्ट किए, और उसी प्रोटेस्ट के दौरान 2004 में ढाका में जब वो अवामी लीग का एक मेजर प्रोटेस्ट चला हुआ था, उस प्रोटेस्ट के ऊपर ग्रेनेड अटैक हो गया, जिसमें बहुत सारे अवामी लीग के लीडर्स और वर्कर्स मारे गए। लेकिन शेख हसीना जी बच गई। वो इंजर्ड तो हुई, लेकिन वो इंजरी इतनी ग्रेव नहीं थी कि उनकी लाइफ को कोई थ्रेट होता है। लेकिन 2004 का जो ये अटैक था, इसने बांग्लादेश की पॉलिटिकल स्पेस को पूरा बदल के रख दिया, और ये जो बैटल ऑफ बेगम्स थी उसके बाद और भी ज़्यादा ब्रूटल हो गई। और 2006 तक खालिदा जिया ने रूल किया। उसके बाद फिर से केयर टेकर गवर्नमेंट को पावर में आ गई, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का अब काम था चुनाव कराना। तो वो 1-2 साल तक चुनाव नहीं हो पाए, क्योंकि मिलिट्री ने फिर से इंटरवीन कर दिया बांग्लादेशी पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन 2008 दिसंबर में जो इलेक्शंस कराए केयर टेकर गवर्नमेंट ने, उसमें अवामी लीग फिर से पावर में आ गई। और अवामी लीग पावर में आने के बाद शेख हसीना जी ने सबसे पहले ये जो 15th अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट, जो 13th अमेंडमेंट थी उसको नलीफाई करने के लिए 15th अमेंडमेंट लेके आई। अब 15th अमेंडमेंट के अंडर ये था कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होता था उसको ख़त्म कर दिया शेख हसीना जी ने। और शेख हसीना जी ने ये बोला कि
ये जो कॉन्सेप्ट है केयर टेकर गवर्नमेंट का, ये सही नहीं है, क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है उसके खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और वो कभी भी न्यूट्रल नहीं होती है और वो कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर नहीं करा सकती है। इसलिए उन्होंने ये केयर टेकर गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सेटअप दे रखा था उसको ख़त्म कर दिया। इसी के विरोध में बीएनपी ने पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट की, हड़ताल की, और फिर से पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ब्रूटल होगी बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की जो अवामी लीग थी उसने भी बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स को फॉल्स करप्शन केसेस में इम्प्लीकेट किया, कईयों को तो जेल में डाल दिया। तो 2014 वाला जो इलेक्शंस हुआ उस इलेक्शंस में बीएनपी ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, लेकिन अवामी लीग चुनाव जीत के आ गई क्योंकि मेजर अपोजिशन पार्टीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। जैसे 1996 वाला सिनेरियो रिपीट हो गया 2014 के अंदर। उसके बाद लेकिन शेख हसीना ने पावर नहीं छोड़ी, शेख हसीना 2018 तक फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी रही और 2018 में तो उन्होंने खालिदा जिया को करप्शन केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए अंदर डलवा दिया, जिसके बाद पूरा बांग्लादेश का पॉलिटिकल स्पेस ही खाली हो गया अवामी लीग के लिए और खालिदा जिया जेल में चली गई। अब कोई मेजर अपोजिशन लीडर बचा नहीं है बेगम शेख हसीना के आगे, तो शेख हसीना जी ने 2023 तक बड़ा ही आराम से रूल किया। लेकिन 2023 और 24 वाले जो इलेक्शंस थे उसमें भी अवामी लीग थर्ड टाइम के लिए चुनाव जीत के कॉन्सिक्यूटिव थर्ड विक्ट्री के साथ फिर से पावर में आ गई। इस टाइम पे इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स थे और जो बांग्लादेशी सिविल सोसाइटी थी उन्होंने इस इलेक्शंस को मानने से मना कर दिया, क्योंकि मेजर अपोजिशन पार्टीज के लीडरों को जेल में डाल के अगर आप इलेक्शंस कराओगे तो वो इलेक्शंस कहीं से भी फ्री एंड फेयर नहीं होने वाले हैं। इसलिए शेख हसीना के अगेंस्ट पूरी कंट्री में नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए, स्पेशली लेड बाय यूथ, जो है बांग्लादेशी यूथ है, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को लेड किया। पीछे से बीएनपी, जमात इस्लामी और भी अदर पार्टीज और इंटरनेशनल जो ग्रुप्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया इन प्रोटेस्ट को और शेख हसीना को कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। और मिलिट्री ने उनको एक सेफ पैसेज दिया इंडिया जाने के लिए और उन्होंने इंडिया में आके असाइलम ले लिया, क्योंकि शेख हसीना के इंडिया के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं। क्योंकि फादर मुजबिर रहमान को भी इंडिपेंडेंस गेन करने में, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कराने में पाकिस्तान से इंडिया ने एक मेजर रोल प्ले किया था, इंडियन मिलिट्री और इंडियन गवर्नमेंट ने। तो इसलिए अवामी लीग हमेशा ही प्रो इंडिया रहती थी, जबकि जो बीएनपी पार्टी है वो हमेशा उसका जो स्टांस रहा वो एंटी इंडिया रहा। जैसे 2001 से लेकर 2006 के बीच में जब बीएनपी की गवर्नमेंट होती थी तो उन्होंने जो भी नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट ग्रुप है इंडिया के, उनको अपनी सोइल के ऊपर एक सेफ पैसेज दे रखा था और सेफ एवन प्रोवाइड कर रखा था ताकि वो वहाँ उनकी सोयल पे फ्रीली ऑपरेट कर सके। वो अटैक करते थे नॉर्थ ईस्ट में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और वापस जाके बांग्लादेशी सोयल में छुप जाते थे। तो उनके लिए एक सेफ स्पेस प्रोवाइड किया बीएनपी ने। इसका ही विरोध इंडियन गवर्नमेंट ने किया भी, लेकिन बीएनपी ने ये सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी टेररिस्ट को या किसी भी इंसर्जेंट ग्रुप को हमारी सोयल के ऊपर फ्रीली ऑपरेट नहीं करने दे रहे हैं और इंडिया के जो एलिगेशंस हैं वो गलत है। लेकिन अवामी लीग जब पावर में आए 2008 में तो उन्होंने इन क्रैकडाउन किया इन सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स के ऊपर और एंटी इंडियन एलिमेंट जितने भी हैं बांग्लादेश सोसाइटी में उनको सबको साइड लाइन कर दिया। तो अवामी लीग के टाइम पे इंडिया के काफ़ी अच्छे रिश्ते थे बांग्लादेश के साथ, लेकिन बीएनपी के टाइम पे जो खालिदा जिया की गवर्नमेंट थी उनके साथ इंडिया के रिश्ते ऑन ऑफ रहते हैं। लेकिन खालिदा जिया फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है इंडिया के लिए, क्योंकि वो इतनी एक्सट्रीम नहीं है कि इंडिया के इंटरेस्टों के खिलाफ बिल्कुल खुला ओपनली चली जाए और चाइना जैसी कंट्री या पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के ओपनली क्लोज हो जाए। ठीक बात, ये बात ठीक है कि शेख हसीना की तरह वो प्रो इंडिया नहीं है, लेकिन वो एंटी इंडिया भी ओपनली नहीं है। जबकि एक और मेजर पार्टी है बांग्लादेशी पॉलिटिक्स के अंदर, जमात इस्लामी, जो 1971 वॉर के टाइम पे भी वहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री को सपोर्ट कर रही थी, जो बांग्लादेशी लोगों का मैसेकर कर रहे थे। तो जमात इस्लामी हमेशा ही प्रो पाकिस्तान पार्टी रही है और वो कभी पावर में नहीं आ पाई इंडिपेंडेंटली बांग्लादेशी पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन 2024 में जैसे ही शेख हसीना को पावर से जाना पड़ा, उसके बाद मोहम्मद यूनिस की जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी बिल्कुल एंटी इंडियन स्टांस लिया और उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसी हैं जो एंटी इंडियन है और वो काफ़ी कोजी हो रहे हैं चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रियों के साथ। तो अब मेन डाउट इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है और इंडियन गवर्नमेंट के मन में ये हो गया है कि कहीं कल जमात पावर में आ गई और जमात चुनाव जीत गई तो वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा, क्योंकि उसके बाद जो बांग्लादेश का जो सेकुलर फैब्रिक है, और बांग्लादेश अपने आप को हमेशा सेकुलर कंट्री दिखाता है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि इस्लामिस्ट कंट्री है। तो वो जो सेकुलर फैब्रिक जो मुजबिर रहमान और शेख हसीना और इवन खालिदा जिया ने मेंटेन रखा बांग्लादेशी पॉलिटिक्स के अंदर और बांग्लादेश सोसाइटी के अंदर, वो जमात इस्लामी बिल्कुल ख़त्म कर देगी अगर जमात इस्लामी पावर में आ जाती है।
जबकि बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी खालिदा जिया जिनको लीड करती थी, उनका कल इंतकाल हो गया। उनके बेटे काफ़ी सालों तक असाइलम में रहे लंदन में, वो वापस लौट के आ गए हैं इसी महीने। अब वो उस पार्टी को लीड करेंगे और उन्होंने जमात इस्लामी के साथ उनका जो पुराना डेकेड्स ओल्ड अलाइंस था वो ख़त्म कर लिया है। और अब 2001 में उन्होंने अलाइंस किया था शेख हसीना को हराने के बाद, उसके बाद उनका अलाइंस चलता आ रहा, लेकिन अब उन्होंने उस अलाइंस को ख़त्म कर लिया है और वो अपने आप को एक सेंट्रिस्ट पार्टी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल पावर में आगे हमारी बहुत सारी कंपल्सन्स होने वाली हैं और जमात इस्लामी के एजेंडा को हम आगे लेके नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जमात इस्लामी का एजेंडा डिविजनरी है और प्रो इस्लाम है और एंटी इंडिया है। तो उस एजेंडे को लेकर बांग्लादेशी गवर्नमेंट नहीं चल सकती, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक सेंट्रिस्ट पार्टी प्रोजेक्ट किया। और दूसरा कारण पीएनपी का सेंट्रिस्ट होना और जमात इस्लामी से अलायंस तोड़ने का कारण ये है कि वो उन वोटर्स को अपनी साइड लाना चाहते हैं जो अवामी लीग के वोटर्स हैं, क्योंकि अवामी लीग के वोटर्स मोस्टली सेकुलर वोटर्स हैं जो बांग्लादेश को सेकुलर कंट्री देखना चाहते हैं और इंडिया के साथ क्लोज अलायंस देखना चाहते हैं। तो ये जो वोटर्स हैं इनको टैप बीएनपी करना चाहती है, क्योंकि अवामी लीग अब पॉलिटिकल स्पेस से वहां बाहर हो चुकी है, उस पार्टी को वहां बैन कर दिया गया है केयर टेकर गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ में उनकी जो लीडर थी शेख हसीना, वो कंट्री छोड़कर इंडिया में असाइलम ले लिया और उनको वहां बांग्लादेशी कोर्टों ने लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे दिया मल्टीपल केसेस के अंडर। तो अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट, अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट मोहम्मद यूनिस साहब के अंडर, वो प्रेशर बना रही है इंडियन सरकार के ऊपर कि आप शेख हसीना को हमारे हैंड ओवर कर दो, लेकिन भारत सरकार शेख हसीना जी को हैंड ओवर नहीं करेगी, क्योंकि शेख हसीना जी, सबको पता है कि जो लीगल प्रोसेस थी जिसके अंडर उनको प्रोसिक्यूट करके कन्विक्ट किया है वो फेयर नहीं है। और कोई गारंटी नहीं है कि अगर शेख हसीना को हम हैंड ओवर कर देते हैं बांग्लादेश को, तो वहाँ पर उनकी सेफ्टी की गारंटी कोई नहीं है। इसलिए शेख हसीना को हैंड ओवर करने का तो कोई सवाल बनता ही नहीं है और ना इंडियन गवर्नमेंट उनको हैंड ओवर करेगी। लेकिन वहाँ जो स्पेस था अवामी लीग और शेख हसीना का, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया है, क्योंकि उनको बैन कर दिया गया उनकी पार्टी को। तो उनकी पार्टी तो चुनाव लड़ नहीं सकती है। तो बीएनपी कहीं ना कहीं चाहती है कि उन वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए जो पहले अवामी लीग के होते थे। तो बीएनपी पार्टी अब खालिदा जिया जाने के बाद और उनके बेटे जो अब उनके पॉलिटिकल एयर हैं वो कैसे संभालते हैं वो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन जो ये दो बेगम्स की बैटल थी, उन्होंने बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को रीडिफाइन किया और 1990 से लेकर 2024 तक ये बैटल चली और इस बैटल में बहुत सारा वॉयलेंस का यूज़ हुआ, अपोजिशंस को दबाया गया, फ्री प्रेस को मजल किया गया। ये सब चीज़ें हमने बांग्लादेश सोसाइटी में होते हुए देखी। लेकिन पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट बांग्लादेश के अंदर अभी भी एस्टैब्लिश ढंग से नहीं हो पाया, क्योंकि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप चुनाव हारो तब आपको पीसफुली जो पार्टी चुनाव जीती है उसको पावर हैंड ओवर कर देनी चाहिए। और ये ट्रेडिशन हर डेमोक्रेसी में रहा है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो इंडिया हो। लेकिन यूएस यूके तो पुरानी डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में होना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम होने के साथ साथ में एक मल्टी एथनिक कंट्री है जिसमें एथनिक और लैंग्वेज डिवीजन बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इंडिया अपने आप को इकट्ठा रख पाया 1947 से लेकर आज तक, और इंडिया में हमेशा ही पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर रहा है। जब इंदिरा गांधी जी आ रही तो उन्होंने अपोजिशन जो जीती उसको पीसफुली पावर ट्रांसफर कर दी, और साथ में जब अपोजिशन जो पावर में थी वो आ रही तो उन्होंने कांग्रेस को पीसफुली ट्रांसफर कर दी। तो इंडिया में ये ट्रेडिशन बड़ा ही एस्टैब्लिश हो चुका है पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर का, और वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये है। लेकिन यूएस में ये ट्रेडिशन 2020 में जब खत्म होता दिखा, जब ट्रंप साहब ने चुनाव हारने के बाद भी बाइडेन को प्रेसिडेंट मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, और उसके बाद उनके प्रोटेस्टर्स ने कैपिटल हिल को भी स्ट्रॉम करने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे प्रोटेस्टर्स और बहुत सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए। उसके बाद से जो ये ट्रेडिशन था उसको धक्का लगा कहीं ना कहीं अमेरिकन डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, और उसके बाद से अमेरिकन डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठने लग गए। लेकिन इंडिया में अभी तक ये ट्रेडिशन होल्ड करके रखा है, क्योंकि इंडिया को बनाने वाले जो लीडर्स थे, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मौलाना अब्दुल कलाम जी, उन्होंने एक इंडिया को एक ऐसी लेगेसी देके गए हैं कि इंडिया में आज भी इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद, इतना लैंग्वेज और एथनिक डिवीजन होने के बाद, और इतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी पॉवर्टी होने के बाद भी इंडिया आज तक एक अपने आप को इकट्ठा रख पाया है और यहाँ डेमोक्रेसी आज तक सर्वाइव कर पाई है। ये एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी के लिए मतलब दुनिया में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और दुनिया में बहुत सारे लोग जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो ये कहते थे कि इंडिया ज़्यादा दिन तक डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया के नेबर्स को ही देख लो आप, इंडिया के साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस गेन की थी, लेकिन पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी कभी रही नहीं, वहाँ पर कभी पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ ही नहीं, वहाँ मिलिट्री ने हमेशा ही रूल किया। और कोई लीडर अगर इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कि वो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर कर दे तो उसको मिलिट्री ने जेल में डाल दिया, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो या नवाज शरीफ हो। तो मिलिट्री का हमेशा ही वहाँ दखल रहा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, जबकि इंडिया के अंदर मिलिट्री ने कभी भी सिविल मैटर्स के अंदर दखल कभी नहीं दिया। तो ये इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है, और इंडिया की मतलब डेमोक्रेसी एक जीरो सम गेम नहीं है।
जीरो सम मतलब एक की हार दूसरे की जीत नहीं होती है। डेमोक्रेसी हमेशा सम सम गेम होता है, जिसके अंदर आप हारे भी हो तो भी आपको कम से कम अपोजिशन का स्पेस तो मिलेगा। आज के दिन कांग्रेस अपोजिशन में है, लेकिन अपोजिशन की भी डेमोक्रेसी के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस होती है जितनी गवर्नमेंट की होती है। इसलिए यूके जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर अपोजिशन लीडर को शैडो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। वैसे ही जो राहुल गांधी जी हैं वो अभी शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। डिसेंट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक अंग्रेजी में कहावत है कि अगर डेमोक्रेसी में अपोजिशन ही नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कैसे सर्वाइव करेगी। और जो आजकल बीजेपी के कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये काफ़ी गलत बात है, क्योंकि अपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर। क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं होगी तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और वो प्रोटेस्ट इतने वॉयलेंट हो जाएंगे जो श्रीलंका और नेपाल और बांग्लादेश में हमने देखे, जिनको लोग आजकल जेनजी प्रोटेस्ट बोल रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पर लोगों को अपना एंगर वेंट करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। जब जगह नहीं मिलेगी तो लोग फिर वॉयलेंस पे आ जाएंगे, और वो डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता किसी भी कंट्री के लिए। तो इंडिया में यहाँ पर जब भी लोगों को गुस्सा होता है, जैसे 1977 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, तो लोगों ने वो गुस्सा निकाल दिया इंदिरा गांधी को पावर से हटा के। सेम 1989 में जब राजीव गांधी साहब के अगेंस्ट गुस्सा था तो उनको पावर से हटा के वो गुस्सा निकाल दिया। तो हमेशा ही अपोजिशन का होना इसलिए जरूरी है कि जब लोगों के अंदर गुस्सा होता है किसी भी रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हो, इन्फ्लेशन के कारण हो, या कोई और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के कारण हो, तब लोग उस गुस्से को कैसे निकालते हैं? चुनाव में निकालते हैं, अपना वोट डाल के निकालते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिबल अपोजिशन ही नहीं है, आपने अपोजिशन को खत्म कर दिया, उनको जेल में डाल दिया, जैसे ये 2 बेगम्स की बैटल हुई बांग्लादेश में, उसमें इतना ज़्यादा वॉयलेंस का यूज़ हुआ कि उसके बाद बांग्लादेश में आज तक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये इसलिए डेवलप नहीं हो पाया। तो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है, और इंडिया एक एग्जाम्पल है दुनिया की डेमोक्रेसीज के लिए कि कैसे पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो सकता है। और ये जो बेगम थी खालिदा जिया, ये हमेशा ही एक एग्जाम्पल रहेंगी कि कैसे क्यों ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी के अंदर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर का करना। अगर नहीं होगा तो सोसाइटी में वॉयलेंस होगा। खालिदा जिया ने अपोजिशन को दबाने की कोशिश की जब 2001 से लेके 6 के बीच में वो पावर में थी। जब वो पावर से बाहर गई तो शेख हसीना जी ने वही टैक्टिक्स का यूज़ किया जो खालिदा जिया ने किया 2008 से लेकर 2024 तक। उनको भी पावर छोड़ के लोगों ने भागना पड़ा, क्योंकि लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया कि उनको पावर छोड़ के भागना पड़ा। अगर उनकी ये हालत होती नहीं, अगर वो अपोजिशन को स्पेस देती और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराती तो बांग्लादेश सोसाइटी के अंदर। इसलिए जो खालिदा जिया की लेगेसी है वो एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर की लेगेसी नहीं है, और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर बहुत जरूरी होता है किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर। इसलिए आज हम खालिदा जिया जी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल है जो हर किसी को जानना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है पीसफुल और ट्रांसफर ऑफ पावर किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर। थैंक यू।